नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन, इसमें हमारा टॉपिक पर्यावरण संवर्धन है। इससे पहले जो है आपके इस पार्ट में से कौन कौन सा पोर्शन जो 25% कम हुआ है वो पहले देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जहाँ पर मैंने ये ऐसे क्रॉस लगाए हुए हैं उतना पोर्शन आपको परीक्षा में नहीं आने वाला है। आप जानकारी के लिए पढ़ना तो है ही आपको, लेकिन परीक्षा में नहीं आएगा। इसके बाद देखिए, ये भी जो है आपको याद करना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसके छोटे छोटे जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा परीक्षा में नहीं आएगा। यहाँ पर ये प्रश्न नहीं आएगा, नीचे की ये जो तालिका है ये नहीं आएगी, फिर ये तालिका जो है ये नहीं आएगी। इसके बाद ये बॉक्स वाले जितने भी है जो पहले आते थे ये कट हो गए हैं। यहाँ पर भी इतना कम हो गया है पोर्शन। 42 पेज पर नीचे का ही केवल उतना कम हुआ है। फिर 43 पेज पर ये जो जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करोगे ये, और नीचे का जो है ये कट हो गया है। इसके बाद 44 पेज पर जो है ऊपर वाला पूरा कम हो गया है। फिर 45 पर ऊपर का एक प्रश्न थोड़ा याद कीजिए, ये कम हो गया है, और नीचे के ये 3 बॉक्स कम हुए हैं। और लास्ट में उपक्रम जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। अब बच्चों, आपके पेज नंबर 38 पर किताब में जो है बताइए तो करके प्रश्न दिए हुए हैं। ये प्रश्न, पहला प्रश्न है, उसमें पर्यावरण पर कौन कौन से घटक प्रभाव डालते हैं और कैसे डालते हैं। तो पर्यावरण पर प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक जो है प्रभाव डालते हैं। प्राकृतिक घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे जलवायु में परिवर्तन है, फिर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जंगल काटना, जंगल में आग लगना जिसको दावानल बोलते हैं, और ये सब बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके कारण जैविक और अजैविक घटक भी जो है प्रभावित होते हैं। और पर्यावरण की जो भोजन श्रृंखला और भोजन जाल, इनमें जो अंतर क्रिया होती है वो भी बाधित हो जाती है। अब मानव निर्मित घटक जो होते हैं ये तो हो गए प्राकृतिक घटक हो गए। मानव निर्मित घटक में जो है पर्यावरण की सबसे ज्यादा हानि होती है, जैसे औद्योगिकरण, उद्योग धंधे जो है चालू किए हैं, औद्योगिकरण के कारण जो है प्रदूषण होता है, और शहरीकरण हुआ है। शहरीकरण, फिर वन्य प्राणियों का जो है शिकार कर रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। इन सब के कारण जो है, मानव के हस्तक्षेप के कारण जो है पर्यावरण को बहुत क्षति हो रही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण में भक्षकों की संख्या में सतत वृद्धि हुई तो क्या होगा। पर्यावरण में भक्षकों की संख्या अगर बढ़ती ही रही तो जो भक्ष्य जो है उनकी संख्या क्या होगी, लगातार कम होती चली जाएगी। जैसे मेंढक है, मेंढकों की संख्या बढ़ती रही तो जो मेंढक जिनको खाते हैं टिड्डी है, तो टिड्डी की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब टिड्डी की संख्या कम हो जाएगी तो बाद में मेंढकों को खाना मिलेगा क्या, नहीं। तो भक्षकों को भोजन न मिलने के कारण फिर से भक्षकों की संख्या भी अंत में कम होती चली जाएगी। पहले भक्ष्यों की संख्या कम होगी, और जब भक्ष्य ही नहीं रहेंगे तो फिर भक्षकों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तीसरा प्रश्न है, नदी के किनार पट्टी भागों में बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए तो नदी इस परिसंस्था पर उसका क्या परिणाम होगा। यदि नदी की जो किनार पट्टी है वहाँ पर अगर कारखाने स्थापित कर दिए गए तो कारखाने स्थापित करने पर क्या होगा, कारखानों से जो है धुआं निकलता है, कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है, तो ये गंदा पानी कहाँ छोड़ दिया जाएगा, नदी में छोड़ दिया जाएगा। और जो ये गंदा पानी जब नदी में छोड़ा जाएगा तो नदी के पानी में जो पाए जाने वाले जीव जंतु है उनकी मृत्यु हो जाएगी, विषैले पदार्थ नदी के पानी में मिल जाएंगे। और जब नदी के पानी में जीव जंतुओं की मृत्यु होने लगेगी तो वो नदी का पानी जो है पीने योग्य भी नहीं रहेगा, और कारखानों से जो धुआं निकलेगा उससे वायु प्रदूषण होगा।
और नदी के जो किनार पट्टी पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त नदी के पानी की जो जलीय भोजन श्रृंखला है और भोजन जाल जो है वो भी नष्ट होने की संभावना हो सकती है। इसके बाद है पर्यावरण संवर्धन। बच्चों, हमने अभी देखा कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य घटक दो होते हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक होते हैं। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक पर्यावरण को तो हानि पहुंचाते ही हैं, साथ साथ जो है इसके कारण पर्यावरण के अनेक घटकों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और इन घटकों का मुख्यतः जैविक घटकों के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। मानव, यहाँ पर देखिए, मानव और अन्य सजीवों पर भी इस प्रदूषण का परिणाम पड़ता है। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हो रही हैं। इसमें से मुख्य पर्यावरणीय समस्या है पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण ये मुख्य समस्या है। पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाला अनावश्यक तथा अस्वीकार्य बदलाव होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण मतलब प्राकृतिक घटनाओं या मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर जो अनावश्यक और अस्वीकार्य बदलाव होता है वही पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। हवा, पानी, जमीन, ये जो है भौतिक और रासायनिक और जैविक गुणधर्मों में, उसी प्रकार मानव और उनके सजीवों के लिए ये घातक होते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3। हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण और भू प्रदूषण। मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जंगल की कटाई हो रही है, अनियोजित शहरीकरण होता है, इन सब कारणों से पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण यह अत्यंत व्यापक संकल्पना है। हवा, पानी, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, प्रकाश का प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह सभी सजीवों और उनके अस्तित्व पर होता है और इसी से आज पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यकता निर्माण हुई है। इसके बाद बचा है पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। पर्यावरण संवर्धन से संबंधित जो नियम है वो लोगों तक पहुंचाने आवश्यक है। लोगों को पर्यावरण संवर्धन से संबंधित नियम की जानकारी होना आवश्यक है और इस पर्यावरण संवर्धन के लिए जो है लोगों का सहभाग होना जो है अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जो है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के माध्यम से जो है जन जागृति करना आवश्यक है और इन समस्याओं को हल करने के लिए जो है बच्चों को बचपन से ही जो है पर्यावरण के विषय में जानकारी देना आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति अपनापन होना आवश्यक है और सकारात्मक दृष्टिकोण से नैतिक मूल्यों पर भी जोर देना आवश्यक है, क्योंकि जो है आने वाली कल की पीढ़ी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने वाली होगी। आज विश्व के अनेक देश है, विकसित देश है, विकसनशील देश है और अविकसित जो राष्ट्र है, इन्होंने पर्यावरण संवर्धन की जवाबदारी ले रखी है और उन्होंने पर्यावरण संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार किया है। इस दृष्टिकोण से प्रयत्न चालू है। कई राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन के लिए रणनीति निश्चित की हुई है। इसके लिए आवश्यक नियम और कानून बनाए हुए हैं। इसलिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता है, क्योंकि जो है पर्यावरण
का संवर्धन नहीं किया गया तो मानव का अस्तित्व भी जो है खतरे में आ सकता है। अब पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जवाबदारी है। पर्यावरण और मानव, इनका संबंध मानव के अस्तित्व के समय से ही है। पृथ्वी पर जो मनुष्य के कदम जब से पड़े हैं तभी से जो है मानव और पर्यावरण का संबंध आया है। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है, अपनी स्मरण शक्ति का, कल्पना शक्ति का जो है उपयोग किया है, और उस आधार पर सजीवों की अपेक्षा उसने अपना, अन्य सजीवों की अपेक्षा अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है। मनुष्य ने अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाया है, प्रभुत्व स्थापित किया है। प्रकृति ने मानव को जो अलग अलग प्रकार की साधन संपत्ति दी है, इस साधन संपत्ति का मनुष्य ने सबसे अधिक उपयोग किया है। सुखी समृद्ध जीवन जीने के लिए और समृद्ध जीवन जीने के लालच में जो है उसने इस साधन संपत्ति का मनुष्य ने इतना अधिक उपयोग किया है कि जो है प्रकृति को जो है उससे हानि होने की शुरुआत हो गई है और पर्यावरण की समस्या में जो है वृद्धि होने लगी है। इससे एक बात ध्यान में आती है कि आज पर्यावरण में संतुलन में जो है मानव की भूमिका है, और पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने का काम भी जो है यदि मनुष्य ने किया तो उसका संरक्षण संवर्धन करने का काम भी वही कर सकता है। अगर पर्यावरण को बिगाड़ेगा मनुष्य तो उसका संवर्धन और संरक्षण करने का काम भी मनुष्य को ही करना होगा। और अगर मनुष्य की ऐसी कृतियां चालू रही तो पर्यावरण के लिए वो घातक सिद्ध होगी। इसलिए ये बात साधारण लोगों को मालूम नहीं होती है और अनजाने में ये घटनाएं घटित होती जा रही है। पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। इसलिए पर्यावरण संवर्धन की जो जवाबदारी है वो सामाजिक जवाबदारी सबकी है। सब लोगों को उसमें साथ देना आवश्यक है। आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।